हेलो फ्रेंड्स, नोबेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्याय 3 करने वाले हैं, अध्याय 3 करने वाले हैं। और इससे पहले फर्स्ट अध्याय और सेकंड अध्याय हम कर चुके हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ आपको टीचिंग एग्ज़ाम या अदर कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करेगा। ये सारे एनसीईआरटी का समरी है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ख़ासकर मेरा उद्देश्य ये है कि खासकर ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि जो आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो सामाजिक अध्ययन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे क्वेश्चन करवा दें आपको, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो इसलिए मैंने ये सारे वीडियो हम बना रहे हैं। और चैनल भी इसी पर्पज़ से हम क्रिएट किए थे, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे चैनल पे आपको अदर सब्जेक्ट के टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि जो सामाजिक अध्ययन का जो कंटेंट है बहुत कम ही उपलब्ध है। तो इसलिए ये वीडियो बनाना हम शुरू किए हैं। तो एक छोटा सा आपका सपोर्ट चाहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर सकते हैं बेहतर कंटेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें। चलिए देखते हैं आज आरंभिक नगर में क्या बताया गया है। अध्याय 3 में आरंभिक नगर से ही प्रतीत होता है कि जो उस समय के जो नगर थे उसके बारे में अध्याय में आरंभिक नगर के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा की कहानी बताई गई, ठीक है, जो कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता आप जरूर नाम सुने होंगे और इससे कोई अछूता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या थी। अक्सर पुरानी जो इमारत होती है वो कुछ ना कुछ हमें कहानी बताती है। लगभग इसी तरह लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय जो ये हड़प्पा सभ्यता था वो भारत का ही भाग था। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में ही हड़प्पा सभ्यता चला गया। और लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे उनको अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि अभी वास्तविक में अभी आधुनिक में पाकिस्तान में, ठीक है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। जो लोग यानी कि जो इंजीनियर थे वहाँ पे जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल रही है। तो यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों में हजारों ईंट जो क्या हुआ नष्ट हो गया, वहाँ से उखाड़ लिए गए, जिससे ईंट का काम रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। क्या हुआ इसी तरह जैसे कि इस तरह पूरी इमारतें धीरे धीरे नष्ट हो गई। तो आप सीख सकते हैं कि जब अगर पुराने खंडहर मिल रहा है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, ठीक है। अब ये हड़प्पा सभ्यता की यही कहानी थी। जब इसमें 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसमें जुटे हुए जितने भी इंजीनियर थे उनको अचानक क्या मिला, एक पूरा स्थल मिला। उन्होंने ये सोचा कि ये कैसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल रही है। यह सोचकर जो हड़प्पा के खंडहरों से क्या हुआ कि वहाँ से हजारों ईंट उखाड़ लिए गए, और ईंटों का इस्तेमाल किस लिए किया गया, रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो पूरी इमारतें थीं वो नष्ट हो गई। चलिए उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकविदों ने इस स्थल को ढूंढा। उसके बाद क्या हुआ कि 80 साल बाद जब ये रेलवे लाइन बिछाई गई तो उसके 80 साल बाद पुरातात्विकविदों ने यह स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह ऐसा खंडहर है जो कि उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। तो जब इस रेलवे लाइन बिछाया गया था जिस समय, तो उसके 80 साल बाद जब इसको ढूंढा गया, पुरातात्विक विदों के द्वारा ढूंढा गया, तो पता चला कि यह ऐसा खंडहर है कि जो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में से इमारतें, चीज़ें मिली, ठीक है। इसलिए बाद में जो मिलने वाला इस तरह के सभी पुरा स्थल थे और इमारतें थे, जो चीज़ें मिली थे, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था। इसके बाद जितने भी चीज़ वहाँ से मिली वो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें उसे कहा गया।
इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण लगभग कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व। और ये अभी वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, इन नगरों में कई दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये जो नगर था यहाँ इसको कितने भागों में? 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बना होता था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था। ये जो नगर थे, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, 2 या उससे ज़्यादा भागों में इनको विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग क्या होता था? छोटा होता था लेकिन कहाँ पे बना होता था? ऊंचाई पे बना होता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन यह निचले इलाकों में बना था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातात्विक विदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाला भाग था, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था, पुरातात्विक विदों ने इसे नगर दुर्ग कहा। और निचले वाले हिस्सों को क्या कहा? निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों की, जो पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा था, इनकी ईंटों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। आगे हम देखते हैं, इसकी ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। हजारों साल के बाद भी आज भी उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो। उनका सबसे ज़्यादा फोकस होता था कि इस तरह से ईंटों की चिकनाई किया जाए जिससे दीवारें मजबूत हो, टिकाऊ हो और बहुत दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक चले। तो इस तरह देख सकते हैं कि अभी भी वर्तमान में ऐसे दीवारें ये खड़ी हैं। कितने मजबूत से उस समय कितना वहाँ का सभ्यता विकसित होगा, शायद आप कल्पना कर सकते हैं, जो कि आज भी ये दीवारें मजबूत है और खड़ी हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें होती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विक विदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। कुछ नगरों में नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में क्या हुआ कि कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विक विदों ने महान स्नानागार कहा है। स्नानागार मतलब नहाने वाला जगह। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे कि स्नानागार बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? ईंट और प्लास्टर का। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जो पानी का रिसाव होता था उसको रोकने के लिए चारकोल की एक परत चढ़ाई गई थी। आगे हम देखते हैं, सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष तौर पर विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करते थे। जो यहाँ का जो सरोवर था उसको किया करते थे कि जब नहाते थे उसमें कुएं से पानी डाला जाता था। सरोवर में दो तरफ से सीढ़ियां उतरने के लिए बनाई गई थी और चारों ओर से क्या बनाया गया था? कमरा बनाया गया था। और इसमें भरने के लिए जो पानी होता था वो कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इस सरोवर को खाली कर दिया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पे विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर, यानी जैसे पर्व त्यौहार पर ही स्नान किया करते थे। इससे ये प्रतीत होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, हम देख लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिंध प्रांतों में और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातात्विक विदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। तो ये नगर जो था कहाँ पे था? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिला है। पाकिस्तान में दो प्रांत में मिला है, पंजाब और सिंध में, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिले हैं।
ये पूछा जाता है और आप इस जगह का नाम याद रखिएगा। पाकिस्तान में कौन कौन से प्रांत में मिला है और भारत में कौन कौन से प्रांत में, और क्या क्या चीज़ मिला है। तो जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, और पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले। ठीक, तो आप ये चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो झेलम नदी है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे सिंधु नदी के आस पास ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोहनजोदड़ो है, और ये सिंधु नदी है, और ये झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर में बहती हुई, जम्मू कश्मीर से बहती हुई आगे जाकर सिंधु नदी का निर्माण करती है। इसमें चेनाब, रावी और ये सारे राखी गढ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे नदी इसमें मिला हुआ है। और ये राखी गढ़ी, कालीबंगा, गंगेरीवाला और हड़प्पा, ये यहीं पे ये हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। कालीबंगा और लोथल दो जगह दिया गया है, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या मिले, भंडारगिरी मिले। कहाँ पे मिला बड़ा बड़ा भंडारगिरी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। तो चलिए हम देखते हैं लोथल कहाँ पे है और कालीबंगा कहाँ पे है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो चलिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कालीबंगा है और लोथल भी इसी आसपास में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोथल दिया गया है, ये धौलावीरा है, ये सारे जगह को यहाँ पे चित्रित किया गया। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं महान स्नानागार है, महान स्नानागार। यहाँ पे दो तरफ से क्या बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ दो तरफ से उतरने के लिए, और इसके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं भवन बनाया गया था, यानी कि कमरा बनाया गया था चारों तरफ से। ठीक है, और इसमें पानी लाने के लिए कुएं से निकालकर पानी इसमें डाला जाता था, और इसके रिसाव को रोकने के लिए भी उपाय किया गया था। और उसके बाद क्या होता था कि नहाने के बाद जो विशिष्ट अवसरों पर विशेष लोग ही नहाते थे, उसके बाद इस सरोवर को खाली कर दिया जाता था। तो आप चित्र से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं भवन, नाले और सड़कें किस तरह बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ईंटों की चिकनाई देख सकते हैं आप किस तरह से वहाँ पे बनाया गया था। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। इन नगर के जो घर होते थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था और कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। क्या हुआ कि अधिकांश घरों में एक स्नान घर भी था और कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। इन नगरों में घर जो बनता था आमतौर पर 2 मंजिल होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आमतौर पर अभी भी वर्तमान में आप देखेंगे कि आंगन के चारों ओर कमरा कई जगहों पे बनाया जाता है और 2 मंजिल उस समय घर बनाई जाती थी। कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिले। कई नगरों में क्या मिला है, ढके हुए नाले। उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों और नालियों से जोड़ दिया जाता था। कई जगहों पे क्या हुआ कि कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं और इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब इससे प्रतीत होता है कि आप वर्तमान में अगर देखेंगे कि अभी वर्तमान में इतना आधुनिक होने के बावजूद भी आप अपने देश में भारत में देख सकते हैं कई जगह नाला उफनती रहती है और पानी रोड पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे से व्यवस्था किया गया कि जो घर से नालियाँ निकलती थी वो थोड़ी ढलान में होता था और उसके बाद रोड पे जो मेन नालियाँ होती थी उसमें जोड़ दिया जाता था जिससे आसानी से पानी बह सके और बाहर निकल सके, गंदा पानी वहाँ पर नहीं रुक सके। और उस गंदा पानी को बहने के लिए और उससे कुछ बीमारी ना फैले या कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं आवे तो इसके लिए भी इंतजाम किया गया था। वहाँ पे जो नाला होता था उसको क्या किया जाता, ढक दिया जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े नालों में मिला दिया जाता था, ठीक है, बड़े नालों में मिला दी जाती थी और नाले के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह क्या बनाया जाता था, मैन होल बनाया जाता, जिससे उनके रख रखाव और देखभाल और सफाई सही से समय पर किया जा सके। तो उस समय आप देख सकते हैं कि जो कितने सालों के बाद कितना ये पुराना सभ्यता था, उस समय ये सारी व्यवस्थाएं हुई करती थी और
आज तक हम इतना विकसित होने के बावजूद भी भारत में ये सारी समस्याएं वर्तमान में होती रहती हैं। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं, अगर आप वर्तमान में कुछ भी घटना देख रहे हैं तो इसका कहीं न कहीं राज जरूर इतिहास में छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये सोच सकते हैं। सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। अभी वर्तमान में देखेंगे कि अभी हमारे यानी भारत में कई ऐसे शहर हैं कि जो कि योजनाबद्ध तरीके से उसका निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो मुंबई में देखें, जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाने के कारण होता है कि जब बारिश होती है तो नाला उफन कर रोड पे आ जाता है उसका पानी, या दिल्ली में देखेंगे तो बहुत ऐसी समस्याएं आ जाती है। तो लेकिन आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता उस समय की कितने सालों के ये कितने पुराने साल की है सभ्यता है, उस समय ये सारी व्यवस्थाएँ की जाती थी। ये आप देख सकते हैं, ये एक मैप है, ये देख सकते हैं चिकनाई करते हुए यहाँ पे लोगों को दिखाया गया है। ये हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिकनाई, तो इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं नगरीय जीवन। नगरीय जीवन कैसा था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आप मैप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पे ईंटों का किस तरह से उपयोग किया जाता था। नगरीय जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। हड़प्पा का जो नगर था वहाँ पे काफ़ी हलचल रहा करता। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो खासकर जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव था कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से क्या मंगाते थे, धातु मंगाते थे, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन था काफ़ी हलचल से भरा हुआ करता था, और जो नगर के खास इमारत बनाने की योजना में जुटे हुए लोग थे संभवतः वही यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यहाँ के शासक लोगों ने दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता था कि शायद शासक जो लोग थे वो हमेशा ही बहुत जो कीमती सामान या खूबसूरत चीज़ होता था वो क्या करते थे, दूर दूर से मंगाते थे और अपने पास रखते थे। जो शासक लोग खूबसूरत मन के सोने चांदी से बने आभूषण और कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शासक लोग थे जो दूर से आभूषण मंगाते थे या कीमती सामान मंगाते थे वो क्या करते थे, अपने पास रखते थे। नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, और शायद यह अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। यानी कि जो नगर था वहाँ पे एक लिपिक भी होते थे जो मोहरों पे लिखते थे। चलिए हम आगे देखेंगे। इसके बाद दिया गया है, इसके अलावा नगरों में क्या थे, शिल्पकार थे जो स्त्री पुरुष भी रहते थे। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे और अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे, और साथ ही लाते सुदूर देशों से किस्से, कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के बच्चे खेलते होंगे। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि मान चलिए कि एक जगह से दूसरे जगह कोई भी व्यक्ति जाता है तो ज़रूर एक जगह से दूसरे जगह का सभ्यता का आदान प्रदान होते रहता है। अगर हम मान चले एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति गांव जाता है और वो बचपन से ही दिल्ली में रहा है, लेकिन जब वो गांव गया तो वो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे चीज़ लेकर गांव गया, तो जो गांव के लोग हैं वहाँ कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे। और जब अगर गांव का कोई व्यक्ति बाहर गया, कोई बड़ा शहर गया है, तो ज़रूर वो गांव का कोई ना कोई चीज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ों लेकर गए होंगे शहर में जो वहाँ के लोग उनसे अपनाएंगे। तो इसी तरह वहाँ पे हर चीज़ का आदान प्रदान होते रहता था। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि मिट्टी के बने खिलौने भी जिससे बच्चे खेलते होंगे, ऐसा प्रतीक। ये आप देख सकते हैं चित्र कुआं का दिया गया है चित्र, ये चित्र कुआं का। ये चित्र आप देख सकते हैं कुआं का दिया गया है, और इसी से स्नानागार में पानी भी दिया जाता था नहाने के अवसर पर। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और कुआं भी है, और बाईं ओर से हड़प्पा की एक मोहर भी दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक नाला है मोहनजोदड़ो का, यहाँ पे
ये नाला बना हुआ है, ठीक है। और ये नीचे में यहाँ पे एक कुआं बनाया गया है। ये नीचे में एक कुआं बनाया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मोहर भी दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है इसको देखते हैं। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपिक में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन या प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। इसका अर्थ क्या है कि दाएं और नीचे पक्की ईंटों के खिलौने भी मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पक्की ईंट के खिलौने भी मिले हैं। और ये अब मोहर देख सकते हैं, ये जो है यही मोहर है, ठीक है। ये मोहर है और ये पक्की ईंटों के खिलौने हैं। ये पक्की ईंटों का खिलौने हैं। इसे आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं ये यहाँ पे किस तरह के खिलौने मिले। नगर और शिल्प, ठीक है। तो नगर शिल्प के बारे में क्या दिया गया है। हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई पुरातात्विक विदों को कुछ चीज़ें वहाँ से मिली हैं। उनमें अधिकतर पत्थर शंख तांबे कांसा सोना चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार हथियार गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त कुछ ऐसे चीज़ पुरातात्विक विदों को मिला है, उनमें से क्या था, अधिकतर पत्थर शंख तांबे कांसे सोने चांदी जैसे धातुएं से बनाई जाती थी। जो हड़प्पा के नगरों से पुरातात्विक विदों को प्राप्त हुआ है, वो किस चीज़ से बनाई जाती थी। पत्थर से बनाई जाती थी, शंख से बनाया जाता था, तांबा से कांसे से सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार हथियार गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और सोने चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने बर्तन भी बनाए जाते थे। ये सारी चीज़ यहाँ से मिली है। तो इसमें कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि सबसे आकर्षित वस्तुओं में से मनके बाट और फलक हैं। तो चलिए हम देखते हैं मनके और बाट फलक। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बाट यहाँ पे दिखाया गया है, ये बाट है। तो इसमें क्या दिया है कि पत्थर के बाट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से बाटों को बनाया गया है। उन्हें चट पत्थर से बनाया गया, शायद उनमें बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया। जो ये बाट बनाया गया था वो बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों को तौलने के लिए बनाए गए थे। मध्य में आप देख सकते हैं, मध्य में मनके भी बनाया गया है। मध्य में मनके भी इसमें से कई कार्निलियल पत्थरों से बनाए गए थे और पत्थरों को काटकर तराशकर मनके बनाए गए थे। इसके बीच छेद भी किए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। तो मध्य में जो बाएं साइड में दिया गया है, इसमें कार्नियल यानी पत्थरों से बनाए गए थे और पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए थे और शायद बीच में छेद भी किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें छेद करके कुछ धागा भी इसमें डाला गया था। ये धारदार फलक बनाया गया है। और नीचे यहाँ पर दिया गया कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है, पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। ये जो पत्थर आप देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाईदार, ये चित्र एक दिखाया गया है एक व्यक्ति का। इसमें कढ़ाईदार जो वस्त्र इसमें पहने हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है। और ये किससे बनी है, पत्थर से ये मूर्ति बनाई गई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो ये मोहर आपको दिखा देते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे और इस पर क्या होता था, जानवर का चित्र होता था। ये मोहर आप देख सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये इसमें दिया गया है संभवतः, तो चलिए इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यानी संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में जो कपास की खेती होती थी। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं।
पक्की मिट्टियों और फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत भी देता है। जो 7000 साल पहले क्या हुआ कि मेहरगढ़ में शायद कपास की खेती होती थी। तो कैसे हमें पता चलता है, मोहनजोदड़ो से कुछ कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं और उसके अवशेष से चांदी के एक फूलदान भी मिला है। फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी उससे चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का भी हमें संकेत मिलता है। तो इसलिए इस हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः कहाँ से, आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे जो तांबे का आयात कहाँ से करते थे, वर्तमान में राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तांबा का इस्तेमाल आयात यानी वर्तमान में जो राजस्थान है वहाँ से भी करते थे और पश्चिमी एशियाई जो तो देश था ओमान, वहाँ से भी तांबा का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु क्या होती थी, टीन होती थी। कांसा बनाने के लिए उसमें जो मिलाई जाने वाली धातु होती थी वो टीन होती थी। टीन कहाँ से आयात किया जाता था, आधुनिक में ईरान और अफगानिस्तान से इसे आयात किया जाता था। सोना का आयात कहाँ से होता था, आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से इसका आयात किया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था। तो अगर आधुनिक में आप देखेंगे तो आधुनिक में राजस्थान से किया जाता था और पश्चिमी एशियाई देश जो था ओमान से भी तांबा का आयात हड़प्पा के लोग करते थे। क्या होता था कि तांबा का जो इस्तेमाल होता था कांसे बनाने के लिए, तांबा के साथ क्या किया जाता था, उसमें टीन भी मिलाई जाती थी और टीन का आयात कहाँ से करते थे, ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात करते थे। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से, जो बहुमूल्य पत्थर था उसका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये खिलौना दिखाया गया है, ये खिलौना दिखाया गया है और इधर जो है ये मोहर दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं ये। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे लोग गांव में भी रहते हैं, यानी कि भारत की अधिकतर आबादी गांव में ही रहती है और उससे कम आबादी शहरों में रहती है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे होता था कि वहाँ पे कुछ लोग गांव में भी रहते थे और शहर में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जो गांव में लोग रहते थे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, किसान, चरवाहे, और शहरों में रहने वाले शासक, लेखक, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। भोजन के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी कि जो वहाँ अवशेष मिला है हड़प्पा सभ्यता में, उससे ये पता चलता है कि वहाँ जो गांव में रहने वाले जो लोग थे वो जौ, गेहूं, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और जो शहर में लोग रहते थे वो क्या थे, शासक थे, लेखक थे, दस्तकार थे, और खाने पीने के सामान उनको कौन देते थे, जो गाँव में रहने वाले किसान, चरवाहे थे वही देते थे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, उस समय के जो हल थे अभी वर्तमान में नहीं बच पाए क्योंकि वह प्राय लकड़ी हो जाता था, लेकिन हल के आकार के कुछ खिलौने मिले हैं। हल के जो आकार थे उसके आकार में एक खिलौना यानी कि खिलौने मिले। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे जमीन जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, यानी कि जो यहाँ का जो क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता के, यहाँ पर क्या होता था, बारिशें कम होती थी। इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए, संभवतः पानी का संचयन किया होगा और ज़रूरत पड़ने पर क्या की, फसलों की सिंचाई भी की जाती थी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, तो ये हल आप देख सकते हैं जो मिट्टी का एक खिलौना है, इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में हल का इस्तेमाल जुताई के लिए किया जाता था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को कहाँ ले जाते थे, चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाते थे, दूर ले जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। कौन से फल को इकट्ठा करते थे, बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे।
तो चलिए हम देखते हैं गुजरात हड़प्पा कालीन में कैसा था। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में क्या दिया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि कच्छ के इलाकों में खादीर बेंत के किनारे एक धौलावीरा नगर बसा था। ठीक है, जो कच्छ का इलाका है वर्तमान में भी अभी देखेंगे गुजरात में जो कच्छ का इलाका है, जो काफ़ी यहाँ पे नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यहीं पे एक खादीर बेंत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। धौलावीरा क्या था, नगर बसा हुआ था। वहाँ पे साफ पानी मिलता था। जो धौलावीरा नगर था वहाँ पे साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। जो धौलावीरा नगर था उसको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार और इसके अंदर इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो अभी भी वर्तमान में देखेंगे कि कई ऐसे पार्क हैं, ऐसे सार्वजनिक स्थल है जहां पे कई ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उस समय भी धौलावीरा में जो वहाँ का नगर था उसको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। और इसके हर हिस्से के चारों ओर से क्या हुआ, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और अंदर जाने के लिए एक बड़ा प्रवेश द्वार था। और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। अब खंभात की खाड़ी में थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जो साबरमती वर्तमान में नदी है, साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा एक लोथल नगर था जहां पे कीमती जो पत्थर होता था वो आसानी से मिल जाता था, कच्चा माल आसानी से। यहाँ पे क्या होता था, जो कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल था आसानी से मिल जाता था, जैसे कि पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ें एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ का जो केंद्र था काफ़ी महत्वपूर्ण था पत्थर और शंख जैसी धातुओं के लिए। इन नगरों में एक बहुत बड़ा भंडारगिरी भी था। इस भंडारगिरी से कई मोहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी मिली है। तो ये मुद्रांकन और मुहरबंदी ये सारी चीज़ यहाँ से मिला है। तो इसका यानी कि मुद्रांकन और मुहरों का किससे इस्तेमाल किया जाता था, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, यानी कि जो गीला मिट्टी होता था उस पर दबाने के बाद उसका छाप हो जाता था, यानी कि उसका छाप बन जाता था। ठीक है, अभी भी वर्तमान में देखेंगे बहुत ऐसे सारे मोहर हैं जिसमें प्लास्टिक है या जो लकड़ी का मोहर बना हुआ रहता है, उसमें इंक लगाने के बाद अगर उसको कहीं भी आप दबाएंगे तो वो मोहर में जो लिखा हुआ रहता है वो उसका छाप नीचे बन जाता है किसी पेज पे या कहीं जिस भी जगह पर आप उस मोहर को लगाते हैं। तो इस तरह उस समय भी जो लोथल का शहर था, जो लोथल था, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे एक लोथल का बंदरगाह दिया गया है। यह तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ पे समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी और यहाँ पर माल भी चढ़ाया जाता था। ये आप देख सकते हैं समुद्र के रास्ते आने वाले जो बड़ी बड़ी नाव थी, ये लोथल एक बंदरगाह है। यहाँ पे संभवतः जो बड़ी बड़ी नाव थी यहाँ पे रुकता होगा, ये देख सकते हैं। मुद्रा और मोहर के बारे में, मुद्रांकन और मोहरबंदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस समय किस तरह से मोहरबंदी का इस्तेमाल किया जाता था। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता था, भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद मुहाने पर गीली मिट्टी का पोत लगाकर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप मुहरबंदी कहते हैं। तो जो गीली मिट्टी होता था उस पर यानी कि पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती और इसे क्या कहा गया, मुहरबंदी कहा गया। अगर यह छाप क्या होता था कि टूटी हुई है तो इससे यह साबित होता है कि सामान के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुआ है। तो अभी वर्तमान में अगर देखेंगे जो सील होता है अगर तोड़ दिया जाता है तो ज़रूर इसे शंका होता है कि इस सामान से कुछ निकाला गया, इससे कुछ छेड़छाड़ किया गया है। तो जो इतना पुराना सभ्यता हमारा सभ्यता था उस समय भी ये सारे काम होते थे। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के जो अंत होने का रहस्य है, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखक मोहर बांटों का प्रयोग बंद हो गया।
दूर दूर से कच्चा माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली क्या हुआ है कि नष्ट हो गया और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता था, किस तरह इसका अंत हुआ, इसके रहस्य के बारे में दिया गया। जो 3900 साल पहले क्या हुआ कि बहुत सारे बदलाव मिले, अचानक बदलाव हुआ कि लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया और जो लेखन मोहर और बाटों का प्रयोग किया था कि बंद हो गया। जो दूर से दूसरे देश से जो कच्चा माल आया करता था वो कम हो गया। और मोहनजोदड़ो पर क्या हुआ कि जो सड़क था कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकासी नष्ट हो गया और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो इसमें बहुत सारे विद्वानों का विचार है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या विचार है, विद्वानों का विचार है। तो कुछ को कहना है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के ईंधन की ज़रूरत पड़ती। इसके अलावा मवेशी और बड़े बड़े झुंडों को चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों में सबसे कोई स्पष्ट नहीं। सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ भी इलाकों में होगा। बहुत सारे कारण है और विद्वानों में कई सारे विद्वानों में मतभेद है और एक राय अभी तक नहीं बन पाया है। इससे भी ये भी पता चलता है कि जो वहाँ के शासक थे उनका नियंत्रण भी समाप्त हो गया है। वहाँ जो भी है परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है वर्तमान आधुनिक पाकिस्तान के। अब ये थोड़ा देखते हैं पिरामिड के बारे में क्या बताया गया है। जो मिस्र का पिरामिड है दुनिया में काफ़ी नामी है और ये नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ठीक है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी और हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेनाएं कहाँ भेजते थे, दूर दूर भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिसे पिरामिड नाम दिया गया। और राजाओं के मरने के बाद क्या हुआ कि उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाया गया और सुरक्षित रखा गया। इन शवों को मम्मी कहा जाता था और उनके शवों के साथ भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ में जो सूक्ष्म निरीक्षण था, मेहरगढ़ का सूक्ष्म निरीक्षण हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं। उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के लोगों की आस्था थी कि मरने के बाद लोग वहाँ पे भी वहाँ के लोगों की आस्था थी कि मरने के बाद भी जीवन है। तो इसी तरह मेहरगढ़ में एक लोगों के साथ जब मर जाता था उसके साथ एक बकरी को दफनाया गया था। आप चित्र यानी कि पिछले अध्याय में पढ़ सकते हैं, आप उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस अध्याय में हम बता चुके हैं। तो उसी तर्ज पे ये पिरामिड में राजाओं को दफनाया जाता था, उससे जुड़ी जितने भी चीज़ थे उसे भी दफना दिया जाता था। इसमें क्या होता था, इसमें खाद्य पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार, जानवर शामिल थे जो वो सारे इस्तेमाल करते थे। कभी कभी सब के साथ अनेक सेवक सेविकाओं यानी कि जो उनका सेवक और सेविका था उनको भी क्या होता था कि दफना दिया जाता था। तो उस समय तो आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ में एक बकरी को दफनाया जाता था। इससे क्या होता था कि उन लोगों की आस्था थी कि जब मृत्यु के बाद जब परलोक में जाएंगे तो खाने के लिए वो बकरी को दफना दिया जाता था और ये बकरी को खाएंगे। यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ते हुए जो मिस्र का पिरामिड है, यहाँ पे राजाओं से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ थे वो सारी चीज़ों को दफनाया गया और उसके साथ साथ सेवक सेविकाएं जो थी उसको भी दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने का परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत क्या किया जाता था, खर्च किया जाता था। दुनिया में सबसे ज़्यादा शवों को दफनाने में दौलत खर्च किया जाता था वो तो मिस्र में किया जाता था।